जैसा कि आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से जो है प्रतिदिन की तरह लुसेंट की बुक्स लुसेंट सामान्य ज्ञान की बुक से जो है आधुनिक भारत की इतिहास को पढ़ेंगे। आज आधुनिक भारत की इतिहास का जो क्लास होने वाला है वो फोर्थ क्लास होने वाला है, यानी कि चौथा क्लास होने वाला है। इससे पीछे का वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं, 1 2 3 क्लास का वीडियो यदि देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर लुसेंट मॉडर्न हिस्ट्री करके प्लेलिस्ट बना हुआ होगा। उस प्लेलिस्ट में जाकर के जो है आप बाकी का वीडियो देख सकते हैं। आप यदि किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, जैसा कि एसएससी, यूपीएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, बैंक या बिहार टीचर यानी कि TRE 4 का तैयारी करते हैं, तो उसके लिए यह वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं गवर्नर जनरल के बारे में क्या कैसे लुसेंट की बुकों में दिया गया है और इससे जो है एग्जाम में कैसे पूछा जाता है क्वेश्चंस। तो देखिए, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। तो बंगाल का पहला जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था, याद रखिएगा। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? जनरल नहीं, गवर्नर। गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स के बाद का पद बनाया गया था, लेकिन बंगाल का पहला गवर्नर आपसे पूछते तो रॉबर्ट क्लाइव था, और बंगाल का अंतिम गवर्नर पूछते तो वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला और अंतिम। अब देखिए, रॉबर्ट क्लाइव जो है 1757 ईस्वी से 1760 ईस्वी तक पद पर बना रहा था। उसके बाद 5 साल तक बीच में जो 1760 से 1765 ईस्वी तक रॉबर्ट क्लाइव जब लंदन चले गए, तो इस बीच जो है दूसरा गवर्नर जनरल वेंसुटॉर्ट को बनाया गया था। और इस वेंसुटॉर्ट के समय में 1764 ईस्वी में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। यह एग्जाम में पूछा गया है कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था। तो बक्सर के युद्ध के समय 1760 से 1765 ईस्वी के बीच वेंसुटॉर्ट रहा, और इसी समय 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, तो याद रखिएगा। और रॉबर्ट क्लाइव के समय जो है वह इलाहाबाद का संधि हुआ था, तो यह भी बात याद रखिएगा। अब देखिए, यह 2 बार गद्दी क्या कहते हैं गवर्नर जनरल की पद पर बैठा। जब यह फिर पुनः रिटर्न जब क्या कहते हैं लंदन से भारत आया, तो 1765 में आया, और फिर से 1765 से 1767 ईस्वी तक बंगाल की गवर्नर की पद पर यह बना रहा। उसके बाद इन्होंने जो कार्य किया, इसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की। द्वैध शासन की व्यवस्था क्या का अर्थ क्या होता है कि कुछ कार्य जो है कंपनी के अधीन रखा गया और कुछ कार्य जो है नवाबों के हाथ में रखा गया। यानी 2 व्यक्ति जो है बंगाल में शासन चला रहा था, 2 व्यक्ति के अधिकार थे बंगाल में शासन चलाने के लिए। अब देखिए, कंपनी के अधीन क्या क्या कार्य रखे गए? राजस्व वसूलना, यानी कि राजस्व का अर्थ टैक्स वसूलना। सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जो जिम्मेदारी थी वह नवाबों के हाथ में थी, तो याद रखिएगा। और यह द्वैध शासन की व्यवस्था जब बक्सर का युद्ध हुआ था, और इस बक्सर के युद्ध के लिए इलाहाबाद का संधि हुआ कब? 12 अगस्त 1765 ईस्वी में इलाहाबाद का संधि हुआ। कब हुआ? इलाहाबाद का संधि। इलाहाबाद का संधि हुआ था जब बक्सर की युद्ध हो गया उसके बाद। तो इलाहाबाद की संधि में जो है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय जो थे, शाह आलम द्वितीय, इन्होंने जो है कंपनी को उड़ीसा, बंगाल और बिहार, इन तीनों क्षेत्र का टैक्स वसूलने का अधिकार जो है कंपनी को दे दिया। इसी समय से बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू हो गई। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को जो है इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 ईस्वी के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया गया। इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि हुई थी वह 16 अगस्त जो है 1765 ईस्वी को हुई थी। पहली संधि तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को, लेकिन 4 दिन के बाद दूसरी संधि हुई थी। यह भी डेट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यह नेक्स्ट पॉइंट जो है यह एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछे गए हैं बीपीएससी एग्जाम में। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए जो है मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया था। बिहार जो है उस समय बंगाल में ही था,
इसलिए कहा जाता है कि बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान को नियुक्त किया था। तो याद रखिएगा। अब बंगाल का अंतिम गवर्नर जो था वह वारेन हेस्टिंग्स था। 1772 ईस्वी से 1774 ईस्वी तक पदों पर बना रहा और 1774 ईस्वी में जो है बंगाल में गवर्नर की पद को खत्म कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद देखिए रॉबर्ट क्लाइव के बाद जो गद्दी गवर्नर बना वो बड़े लास्ट 1767 से 1769 ईस्वी तक रहा। 69 से 72 तक कार्टियर गवर्नर के पद पर बना रहा और यह हमारे एग्जाम दृष्टिकोण से यह दोनों जो है वह इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सिर्फ गवर्नर के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन अब जो है जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो याद रखिएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट जब 73 में आया तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है अब गवर्नर की पद को खत्म करके जो है गवर्नर जनरल को पद को लाया गया और इस गवर्नर जनरल को जो है पूरे समस्त अंग्रेजी के समस्त अंग्रेजी क्षेत्रों को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं, अब वही जो है पूरे जितने क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार है उतने क्षेत्र के लिए जो है गवर्नर जनरल बनाया जाने लगा। ठीक ना। अब यह रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया था? तो यह रेगुलेटिंग एक्ट जो है लंदन में बना था और यह रेगुलेटिंग एक्ट लंदन में बना और कंपनी में जो भी कमियां थी उस कमियां को सुधार करने के लिए यह रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल का जो कार्यकाल था वह 5 वर्षों तक निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया था। यानी इस गवर्नर जनरल के अधीन समस्त अंग्रेजी क्षेत्रों के गवर्नर जनरल के अधीन जो है वह मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को कर दिया गया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग्स था और यह कब से कब तक रहा था? तो 1774 से 1785 ईस्वी तक रहा था। तो याद रखिएगा, अगर आपसे भारत की प्रथम गवर्नर जनरल पूछ दिया जाए तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। और बंगाल का अंतिम गवर्नर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वह भी कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स ही होगा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वारेन हेस्टिंग्स 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कोलकाता आया था। अपनी कार्य कुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर, यानी यह बंगाल का गवर्नर बना था एवं कंपनी के गवर्नर जनरल पद पर बना रहा। यानी यह क्या क्या बना? एक तो पहला यह क्या बना? कासिम बाजार का अध्यक्ष, उसके बाद बंगाल का गवर्नर बना और यह बंगाल का कौन सा गवर्नर था? अंतिम गवर्नर था। ठीक है। और कंपनी का गवर्नर जनरल, तो कंपनी का गवर्नर जनरल कौन सा था? फर्स्ट क्रम का गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है इसी से रिलेटेड, वारेन हेस्टिंग्स से ही रिलेटेड। थोड़ा सा जूम कर लो। देखिए वारेन हेस्टिंग्स तो क्या कहते हैं 1774 से 1785 ईस्वी तक जो है गवर्नर की पद पर बना रहा। पहला काम इन्होंने क्या किया कि राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कोलकाता लाया गया। मुर्शिदाबाद जो था यह क्या था? बंगाल का राजधानी था। बंगाल का राजधानी था। मुर्शीद कुली खां के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजीदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। फौजीदारी अदालत सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी। निजाम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। जिला फौजीदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। कलेक्टर इसके न्यायालय के लिए कार्य को देखभाल करता था। एग्जाम दृष्टिकोण से यह पॉइंट महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका अगर मन करे तो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यह भी एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। कोलकाता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजीदारी अदालत की स्थापना की गई। सदर दीवानी अदालत में कोलकाता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल को 2 सदस्य राय और मुख्य कानूनगों की सलाह से न्याय करते थे।
सदर फौजदारी अदालत में नायब निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालत में भेजे जाते थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यह जो है हमारे एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। देखिए, दीवानी मुकदमों में जातीय कानून अर्थात हिंदू के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून किया जाता था, जबकि फौजदारी मुकदमों में जो था मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। तो याद रखिएगा, दीवानी मुकदमा अगर किसी पर होता था और वह यदि हिंदू धर्म का था तो हिंदू कानून लागू होता था उस पर, और यदि वह मुस्लिम धर्म का व्यक्ति रहता था तो मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति हिंदू हो या क्या कहते हैं मुस्लिम हो, यदि उस पर फौजदारी मुकदमा लगता था, तब जाकर के उस पर जो है मुस्लिम कानून ही लागू किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैध प्रणाली को समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ क्या होता है, डायरेक्टर ने द्वैध प्रणाली को समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया, और वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवान मोहम्मद रजा खां तथा रजा सिताब राय को पद से हटा दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यह क्या था, एक प्रकार का संस्था था, और यह संस्था कहाँ था, लंदन में था। और इस संस्था का कार्य क्या था कि इस कंपनी के बारे में जो भी व्यावसायिक कार्य होता था, उन कार्यों को क्या करना था, कानून बनाना था, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट करना था इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हेस्टिंग्स ने यानी कि वारेन हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुनी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्ति किया। 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खां को नवाब का क्या संरक्षक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि इसने 1781 ईस्वी में कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया था। तो यह एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 1781 ईस्वी में कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया था। प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित हुआ था, कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि गीता की जो है अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस जो था वह गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो विलियम विल्किंस को हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया था। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसी के समय में सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। 1784 ईस्वी में क्या करा था, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था, तो विलियम जॉनसन ने किया था। और किसके समय में किया था, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के काल में किया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसने मुगल सम्राट को मिलने वाले 26 लाख रुपये की वार्षिक पेंशन को बंद करवा दिया था। जब इलाहाबाद का संधि हुआ था, उस इलाहाबाद की संधि के तहत जो है मुगल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय था, उस शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपया जो है पेंशन दिया जाता था। उसी 26 लाख पेंशन को जो है वारेन हेस्टिंग्स जो है वह पेंशन बंद करवा दिया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारे एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसी के समय जो है यानी वारेन हेस्टिंग्स के समय ही 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया। और इस बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया, तो जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था। तो याद रखिएगा, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था, बंगाल गजट था। और इस बंगाल गजट का जो है वो प्रकाशन किसने किया, जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया। और कब किया, तो 1780 ईस्वी में किया था।
नेक्स्ट पॉइंट है कि इसी के समय में यानी कि वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही जो है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था और इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र कोलकाता तक था। यानी वह कोलकाता के जो है वो कोलकाता में ही जो भी कार्य होता था यानी जो भी घटना वगैरह होता था उन सबको देख सकता था, कोलकाता की बाहर की मुकदमा को नहीं देख सकता था। यदि कोलकाता की बाहर को मुकदमा सुना जाता था तब दोनों पक्ष सहमत हो। यदि कोलकाता की बाहर का मुकदमा है तो बाहर की मुकदमा को सुनने के लिए यदि दोनों पक्ष सहमत होता था तब जाकर के जो है यह सुप्रीम कोर्ट जो उच्चतम न्यायालय था यह सुनता था। अब इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था। इसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो एलिजा इम्पे थे, याद रखना है। अब इसे 1782 ईस्वी में इस्तीफा देना पड़ा, किसे? एलिजा इम्पे को। हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दिया था। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही लड़े गए थे और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सलवाई की संधि एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। तो यह भी पॉइंट याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 1773 ईस्वी के बाद फिर से जो है कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जो है कानून बनाकर लंदन से भारत भेजा गया था। उस कानून का नाम क्या था? तो पिट्स इंडिया एक्ट नाम रखा गया था। अब रेगुलेटिंग एक्ट नाम नहीं रखा गया था, अब पिट्स इंडिया एक्ट नाम रखा गया था और यह पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में आया था। और जब यह भारत आया था बनकर यह कानून, तब उस समय भारत का गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स ही था, इस समय ही पारित हुआ था। तो याद रखिएगा। अब इसी के काल में यानी वारेन हेस्टिंग्स के काल में ही जो था वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि हेस्टिंग्स ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की गई और इस पदों को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था? दुर्लभ राय का पुत्र राजा राजवल्लभ था। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स यानी जब भारत में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में आया तो वारेन हेस्टिंग्स इसके विरोध में क्या करा? इस्तीफा दे दिया और 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा। तो वहां बर्क नाम के व्यक्ति के द्वारा उस पर महाभियोग लगाया गया, परंतु यह महाभियोग 1785 ईस्वी में पहुंचा तो लगाया गया और 10 वर्षों के बाद 1795 ईस्वी में इस महाभियोग के आरोप से जो है वारेन हेस्टिंग्स मुक्त हो गया। तो यह भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट नोट में क्या दिया गया है कि 1786 ईस्वी में हेस्टिंग्स के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी मुख्य सारिस्तादार की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य सभी कानून गोआ के कारण की देखभाल करना था और इस पद पर प्रथम नियुक्त जेम्स ग्रांट की हुई थी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति रिंग फेंस पॉलिसी वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित था। अब देखिए 1785 से 1786 ईस्वी तक बीच में जो है वह सर जॉन मैकफर्सन गवर्नर जनरल की पद पर रहा और यह एक अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। यह इतना हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या है? महत्वपूर्ण नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के बाद जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वह लॉर्ड कॉर्नवालिस। यह 1786 ईस्वी से 93 ईस्वी और 1805 ईस्वी में भी जो है वह गवर्नर जनरल की पद पर बना रहा। इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जिले के समस्त अधिकार जो है कलेक्टर के हाथों में दे दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालत को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले अदालत, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त किया। देखिए क्या है कि इसने भारतीय न्यायाधीश से युक्त जिला फौजदारी अदालत को समाप्त कर दिया और उसे समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालत, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त किया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में जो है
प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। तो यह हमारे एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पुलिस कर्मचारी के वेतन में वृद्धि के साथ ही, यानी कि इन्होंने पुलिस कर्मचारी के वेतन में तो वृद्धि कर दिया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदार, यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है जो भी जमींदार होते थे उन जमींदारों को ही अधिकार था पुलिसों का कार्य करना, यानी पुलिस की तरह शासन व्यवस्था को बनाए रखना। उस शासन व्यवस्था जमींदार के अधिकार को जो है पुलिस का जो अधिकार दिया गया था उस अधिकारों को जो है खत्म कर दिया, यानी कि वंचित कर दिया। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। इसने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति को लागू किया। तो याद रखिएगा एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अस्थायी बंदोबस्त किसके समय में लागू हुआ। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जो है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जो है यह लागू हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में लागू हुआ था। अब अस्थायी बंदोबस्त का अर्थ क्या होता था? जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% भाग कंपनी को देना पड़ता था। यानी जो भी जमींदार होता था उसको जो है अब भू राजस्व का, यानी कि टैक्स, जो जमीन का टैक्स था वह 90% कंपनी को देना पड़ता था और 10% खुद के पास रखता था जमींदार। लगभग 10% अपने पास रखना था। तो याद रखिएगा अस्थायी बंदोबस्त किसके समय में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में आया था। अस्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाया था? तो जॉन शोर ने बनाई थी। इसने जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी, जिसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। जमींदार जो है भू राजस्व की दर को तय करने के लिए क्या थे? स्वतंत्र थे। नेक्स्ट पॉइंट, कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का क्या जनक माना जाता है? तो यह भी पॉइंट हमारे एग्जाम दृष्टिकोण से क्या है? महत्वपूर्ण है। अब सर जॉन शोर और जो भी लॉर्ड डलहौजी वगैरह है इसे हम लोग क्या करेंगे? आगे की क्लास में पढ़ेंगे।